बच्चा आया, ठीक है, जिसका कि दम फूल रहा है, ठीक है, और दम फूलने के साथ खांसी है, तो क्या कारण सोचिएगा? डायरेक्ट फिर छाती पर कुछ जीवो सिम्टम हो गई, ओकरा बाद साइन देखबो। तो साइन में अगर पेशेंट जो है, पहले तो हम नंगी आंखों से देखेंगे, तो नंगी आंख से कंफर्म होगा कि सांस का रफ्तार तेज है। ये जो है छाती के बाती के बीच में जो जगह है उसमें गड्ढा पड़ रहा है, यहाँ गड्ढा पड़ रहा है, यहाँ गड्ढा पड़ रहा है, ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग हो रहा है, नाक फुला रहा है, पचका रहा है, ये सब साइन है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसको। उसके बाद हम ऑस्कल्टेशन करेंगे, तो ऑस्कल्टेशन में मान लीजिए कि हमको क्रेप्स मिल रहा है, तो क्या कारण होगा? निमोनिया। आभीज मिल रहा है तो कारण क्या हो जाएगा? अस्थमा। अब मान लो कि चेस्ट दोनों क्लियर है, तब कारण क्या होगा? घाटी खाली बढ़ला से कबो दम फूलल देखले बनी? सांस के नली के जो ढक्कन बा लैरिंजियल एडिमा हो जाए डिप्थीरिया की वजह से, तब हो सकता है कि नहीं दिक्कत। और तो ओमे कारण डिप्थीरिया हो जाएगी। अगर वही बच्चा में मान लीजिए गला ठीक बा, दम फूलता, अगर साथे साथे उल्टी होता है, बहुत ज्यादा उल्टी करता है, तो कारण हो सकेगा कि बच्चा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो, शुगर बढ़ल हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, और चलते ओकरा शरीर में कीटोन के लेवल बढ़ल हो, तो खूब उल्टी करी, दम फूली, छाती लगेगा तो नॉर्मल बा। गुर्दा फेलियर हो सकेला कि ना, आवो में चेस्ट कैसन मिली? नॉर्मल मिली। तो एक तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो हम लोग बात करेंगे डिप्थीरिया की, हिंदी में कहा जाता है गलघोंटू। जब तक डीपीटी का प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं होता था, उससे पहले ऐसे केसेस बहुत मिलते थे, और जब से डीपीटी का केस वैक्सीनेशन होने लगा तब से कम मिलता है। डीपीटी का क्या शेड्यूल रहता है जी? 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, उसके बाद 6 महीना पे, फिर 18 महीना पे, और फिर 3 साल पे, फिर 5 साल पे, और एक बार 10 साल पे, और एक बार 15 साल पे। ये पूरा शेड्यूल होता है डीटी का। अब इसके साथ मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो 5 से 8 साल के बच्चों में ज्यादा होता है डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के वजह से होता है, बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया। मान लीजिए किसी को गलघोटू हुआ है किसी बच्चे को, तो वो खांसी छींक जो करेगा तो सांस के द्वारा या लार के द्वारा ये फैलेगा, और वो बैक्टीरिया लोकली जिस आदमी के अंदर जाएगा उसके टॉन्सिल, लैरिंग्स और नेजल म्यूकोसा वाले एरिया में जाके चिपक जाएगा। वहाँ चिपकने के बाद ये उस सतह से क्या होगा, फाइब्रस और सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मटेरियल रिलीज कराएगा, और वो एक सूख के पपड़ी की तरह, सफेद पपड़ी की तरह हो जाएगा, जो कि देखने में ग्रे कलर का होगा और डर्टी व्हाइट कलर का होगा। आप लोग पिक्चर देखे हैं, इसको हम लोग स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। किसी भी बच्चे में अगर स्यूडो मेम्ब्रेन दिख रहा है तो डायग्नोस्टिक होता है डिप्थीरिया का। कुछ देखिएगा। और यही बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि बॉडी में अंदर जाने के बाद अलग अलग लक्षण क्रिएट करेगा। हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। सबसे पहला चीज तो एक्सोटॉक्सिन की वजह से बच्चे का लुक जो होगा एकदम देखने से बहुत सीक दिखेगा बच्चा, हाई ग्रेड फीवर आएगा, खूब हेडेक बच्चे को बहुत कॉमनली होगा, भूख खत्म हो जाएगी, टॉन्सिल और इधर सांस की नली में सूजन की वजह से खांसी आएगा, सूखा खांसी होगा, गला बैठ जाएगा,
दम भी फूल सकता है अगर ये मेम्ब्रेन चिपका हुआ हो सांस की नली से। तो टॉन्सिलाइटिस, आपको सूजन टॉन्सिल में मिल सकता है, गले में खराश, भोजन निगलने में दिक्कत ये मिल सकता है, हिमेश रेशमिया की जैसा आवाज हो जाएगा, दोनों तरफ के लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे मेढकों का होता है दोनों तरफ का बुल नेक अपीयरेंस, मेढक या भैंसे का जैसे होता है, सॉरी सांड का, उस तरीके का गला दिखेगा। इसके अलावा अगर ये एक्सोटॉक्सिन का इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हुआ तो पैलेटल पाल्सी मिल सकता है, मतलब जो तारू है उसकी फालिस मार सकता है, और उसकी वजह से लक्षण क्या आएगा कि बच्चा जो भी खाएगा वो नाक से बाहर हो जाएगा। पैलेटल पाल्सी आने में बीमारी होने से 2 हफ्ता का समय लगता है, 14वें 15वें दिन से पैलेटल पाल्सी का लक्षण आता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, बच्चा अपने आंख एक जगह स्थिर करके नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से उसे धुंधला दिखाई देगा, और अलग अलग नसों में सूजन हो सकता है, जिसकी वजह से प्रभावित नस के एरिया में सुन्नापन, झंझनाहट और जलन मिल सकता है। इसके अलावा अगर गुर्दा का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो शुरू में ज्यादा पेशाब होगा और बाद में पेशाब कम जाएगा। इधर स्यूडो मेम्ब्रेन की वजह से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और कई बार तो सांस रोक भी सकता है बच्चा। हम लोग एक डिप्थीरिया के बच्चे का शुरू में जब मैं मतलब एकदम अभी सीखना शुरू किया था मैंने, उसको डिप्थीरिया था, स्यूडो मेम्ब्रेन था, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग पकड़ के कैनुला लगा रहे थे, और हम लोग क्या जानते अब कैनुला लगाने भर में उसका मेम्ब्रेन चोक कर गया और बच्चा खत्म। मेरे जीवन का वो पहला और आखिरी गलती था, उसके बाद तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा अफसोस रहता है कि अनजाने में उसकी वजह से दिक्कत हो गया। सीखते टाइम का बात है, एकदम टिपिकली स्यूडो मेम्ब्रेन था उसको, और उस समय हमको ट्यूब डालना भी नहीं आता था, तो जितना देर में हम लोग अभी उसका कुछ करते तो अरेस्ट हो गया और बच्चा खत्म कर गया। तो इसलिए ऐसे बच्चों में रोना भी, मतलब उसको बच्चे को रोने भी नहीं दिया जाता है कि रो भी नहीं, इतना ही खतरनाक है। तो एक बार अगर हमने स्यूडो मेम्ब्रेन देख लिया, बुल नेक अपीयरेंस देख लिया, और बच्चा बहुत टॉक्सिक लुक है, फीवर है, दोनों तरफ का लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, तो डायग्नोसिस कंफर्म है कि डिप्थीरिया है। इसके अलावा आप इधर गले से स्वाब लेके और उसका भी जांच कर सकते हैं, डिप्थीरिया का टेस्ट हो सकता है, ठीक है, लैब से जांच करा सकते हैं। वैसे स्यूडो मेम्ब्रेन अगर देख गया तो 99% कंफर्म है कि डिप्थीरिया है। इसको ट्रीटमेंट के नाम पे एंटी डिप्थीरियल सीरम आता है, जो कि अगर इसका डोज अलग अलग होता है। अगर लैरिंक्स के ऊपर मेम्ब्रेन बना है तो डोज इसका 80,000 से 1,20,000 इंटरनेशनल यूनिट स्टेट IM लगता है। अगर टॉन्सिल के ऊपर है डिप्थीरिया तो 40,000 से 80,000, और नाक में है मेम्ब्रेन तो 20,000 से 40,000। इसका जो भायल आता है वो 10 ml का होता है, जिसमें 40 से 80,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक हम लोग एरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, क्लेरिथ्रो भी दिया जा सकता है, क्लेरिथ्रो भी अच्छा काम करता है इस पे। साथ में बच्चे को बेड रेस्ट करेंगे, रोने नहीं देंगे, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। और अगर पैलेटल पाल्सी हो गया बच्चे को तो फीडिंग ट्यूब डाल के रखेंगे, उससे खाना वाना खिलाएंगे, 3 से 6 महीना में खुद ही धीरे धीरे आ जाएगा ताकत उसमें। इसके अलावा अगर बच्चा रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाता है तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो वेंटिलेशन के लिए भेज सकते हैं उसको हम लोग। अच्छा, ऐसे बच्चे में तुम ट्यूब भी नहीं डाल पाओगे क्योंकि सांस का नली तो ऊपर से सूजा हुआ है, अब बच्चा चुप कर गया, रेस्ट कर गया, क्या उपाय है तुम्हारे पास? अम्बू करोगे तो जाएगा नहीं हवा छाती में, ट्यूब जाएगा नहीं, भाई क्या है यहाँ पे 20 नंबर का नीडल जो है डाल दोगे तो हवा आने लगेगा। तत्काल जान बचाने का वही उपाय है उसका, ठीक ना? हाँ, यहाँ पे मोटा नीडल, यहीं से सांस का नली गुजर रहा है ना तुम्हारा, जस्ट यहाँ पे, तो इतना सांस के नली में बस नीडल डाल दो, हवा आने जाने लगे। जहाँ मर रहा है तो मैंने जान तब तक बच जाएगा, फिर आगे का उपाय तो एनेस्थेटिस्ट करेगा। जो एक्सपर्ट आदमी होगा वो डाल देगा, जैसे हम, अब मेरा हाथ साफ हो गया तो हम डाल सकते हैं, नया आदमी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा
कई बार हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसमें, हार्ट में इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसकी वजह से भी दम फूल सकता है पेशेंट का। ऐसे बच्चों में लैसिक्स यूज किया जाता है और फिर डिजॉक्सिन का टैबलेट आता है, ड्रॉप आता है, वो यूज किया जाता है। प्रिवेंशन, इससे बचने का उपाय क्या है? वैक्सीन लगवाइए और मास्क पहनिए। छोटा बच्चा मास्क कहाँ पहनेगा? तो ये कहानी है गलघोटू की। और चूंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, इसीलिए हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है तो इसमें इसको चलिए